RIBED रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन और कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ NCERT की जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है रिगार्डिंग बीएड, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहीं पे एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही में कमेंट में भी पिन कर दूंगी। यहाँ पे अगर मैं सिलेबस का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूं, RIBED के एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो दो पेपर का जो डिवीजन होता है वो 3 पार्ट्स में होता है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के 20 क्वेश्चंस होते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चंस होते हैं और रीजनिंग एबिलिटी के भी 30 क्वेश्चंस होते हैं। अगर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के आप क्वेश्चंस को अभी देखोगे तो वो सिंगल लैंग्वेज में होता है, और टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी का जो क्वेश्चन होता है वो बाइलिंगुअल होता है, यानी इंग्लिश और हिंदी में दोनों में ही अवेलेबल होता है। सो विदाउट एनी अडू लेट्स स्टार्ट इट। टीचिंग एप्टीट्यूड के हम 30 क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे जो कि PYQ 2023 के होंगे। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये पार्ट बी है, यानी इससे पहले अगर आप देखोगे तो 20 क्वेश्चंस जो है वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल लैंग्वेज में है, यानी सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे। और इसके अलावा जो टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन होगा या फिर रीजनिंग एबिलिटी का जो क्वेश्चन होगा वो दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल फॉर इफेक्टिव टीचिंग। इफेक्टिव टीचिंग के लिए कौन कौन सी फॉलोइंग एसेंशियल्स है, यहाँ पे उसकी सीक्वेंस को आपको सही सीक्वेंस को करेक्ट करना है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक है। प्रभावी शिक्षण के लिए क्या क्या हमें आवश्यकता पड़ती है उसकी यहाँ पे सेम सीक्वेंस दी हुई है। देखो, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, एक्सप्रेशन पावर, हायर क्वालिफिकेशन, लेंथ ऑफ टीचिंग एक्सप्रेशन या फिर रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी से मतलब होता है तार्किक क्षमता, यानी आप तर्क करना कितने अच्छे से जानते हो। देखो, अंडरस्टैंडिंग की कॉन्सेप्ट होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक्सप्रेशन पावर, यानी आप अपनी अभिव्यक्ति, आपकी जो समझ है उसको भी आप एक्सप्रेस करो। हायर क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा ना इसकी नीड नहीं होती है, यानी आप बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ज़रूरी नहीं है कि उससे आपकी टीचिंग पे प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है कि आपके पास एक्सपीरियंस कम हो तो आपकी टीचिंग खराब हो सकती है। लेंथ ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंसेस, यानी शिक्षण अनुभव की जो अवधि होती है, शिक्षण अनुभव की जो अवधि होती है, इसका ये मतलब होता है कि आपकी जो एक्सपीरियंस है वो क्या कितनी ज़्यादा मैटर करती है। देखो, एक हद तक बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हमेशा जो एक्सपीरियंस टीचर होते हैं उनसे हम बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं पढ़ना, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी मैटर नहीं करता है अगर आप इफेक्टिव टीचिंग में बात करो। रीजनिंग एबिलिटी यानी तार्किक क्षमता। अब देखो, ये सारी चीज़ें मैटर करती है एक हद तक अगर इफेक्टिव टीचिंग बनाना है, लेकिन इसमें से ना हमें जो बेस्ट सूटेबल आंसर है उसे चूज करना है। तो बेस्ट क्या है हमारा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, ये मस्ट है, ठीक है। एक्सप्रेशन पावर, यानी आप अपने एक्सप्रेशन को कितने अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हो, आप अपनी समझ को कितने अच्छे से स्टूडेंट्स तक पहुंचा पा रहे हो, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। रीजनिंग एबिलिटी, कई बार क्या होता है ना कि क्लास में हमारे डिस्कशंस होते हैं, उस डिस्कशन में किसी स्टूडेंट ने कोई तर्क दिया, तो उस तर्क के जवाब में आप किसी भी बात को कितने अच्छे से रख पा रहे हो, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इसका जो सही सीक्वेंस होगा ना वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी A, B एंड E, ठीक है। देखो, कई बारी क्या होता है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड का जो क्वेश्चन होता है ना उसके ऑलमोस्ट सारे आंसर ही सही होते हैं, लेकिन हमें जो बेस्ट सूटेबल आंसर है ना उसे ढूंढना होता है। अब देखते हैं, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे क्या पूछता है, कैन स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू बी ग्रेटर देन मीन वैल्यू। अब देखो, हमें इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है, हमें क्या बताना है कि गिव रीजन फॉर योर आंसर, दिस क्वेश्चन इज एट कौन से लेवल पे है। देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन वैल्यू, आप हो सकता है ना जब आप बीएड में अपियर होगे तो आपका फर्स्ट पेपर या सेकंड सेमेस्टर में पेपर होगा असेसमेंट ऑफ लर्निंग का, उसमें ये सारे टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन अभी क्या पूछा जा रहा है कि ये जो क्वेश्चन है ये किस लेवल का है, अंडरस्टैंडिंग लेवल का है, यानी आप समझ के स्तर पे बात कर रहे हो, या फिर इवैल्यूएशन लेवल का, यानी मूल्यांकन। इवैल्यूएशन का सिंपल सा मतलब होता है कि आप उसे इवैल्यूएट कर रहे हो। नॉलेज के लेवल का, यानी क्या ये ज्ञान के स्तर पे, यानी आपको नॉलेज रहेगा क्या तभी आप इसका आंसर कर पाओगे, या फिर एप्लीकेशन के लेवल का। एप्लीकेशन के लेवल का सिंपल सा मतलब होता है यानी एग्जाम्पल वगैरह दे के इसे समझ पाना। देखो, अब ये जो क्वेश्चन होता है ना, स्टैंडिंग डेविएशन, मीन वैल्यू, कहीं ना कहीं ये आपके समझ के लेवल का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ना
ये मीन वैल्यू से बड़ा है या फिर मीन वैल्यू से छोटा है, ये आप तभी बता पाओगे जब दोनों की आपको समझ होगी। ज़रूरी नहीं है कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का ज्ञान है और मीन वैल्यू के बारे में आपको अगर नहीं पता है तो आप आंसर कर ही पाओगे। तो आपको समझ होना, एक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो 22 का फर्स्ट ऑप्शन है वो सबसे करेक्ट है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 यानी 23 क्या कहता है कि CBCS इसका फुल फॉर्म क्या होगा। देखो इसमें ना कुछ भी उपाय नहीं है, सिंपल सा आपको याद ही करना होगा, दैट इज चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। यानी 23 का जो आंसर होगा चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम होगा। इससे आपको याद ही करना होगा। इवन मैं ये बोलूँगी कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना तो ऐसे बहुत से अभी फुल फॉर्म आएंगे जिन्हें आप साथ ही साथ ना लिखते चलो कहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टीचिंग मस्ट बी थॉट ऑफ एज अ प्रोसेस, यानी हम अगर शिक्षण करते हैं, हम शिक्षा जब देते हैं बीइंग अ टीचर, तो उसे किस तरीके से हमें सोचना चाहिए। गिविंग इन्फॉर्मेशन यानी हम जानकारी दे रहे हैं, या फिर डायरेक्टिंग द एक्टिविटीज ऑफ द स्टूडेंट्स, हम क्या छात्राओं के गतिविधियों को निर्देशित कर रहे हैं, या फिर मेंटेनिंग डिसिप्लिन, हम सिर्फ और सिर्फ अनुशासन बना रहे हैं, या असेसिंग द रिएक्शन टूवर्ड्स टीचिंग ऑफ स्टूडेंट, यानी छात्रों की जो शिक्षण के प्रति प्रतिक्रिया होती है, यानी हम जो पढ़ाते हैं उसके बाद जो वो प्रतिक्रिया देते हैं, क्या उसे हम चेक करें या फिर उसे हम देख रहे हैं कि हाँ वो क्या होता है। तो देखो टीचिंग का जो सिंपल मतलब होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, आप नई नई बातें उन्हें बता रहे हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे CIET का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। आपको ना ये जितने भी एडुकेशन से, टीचर एडुकेशन से रिलेटेड फुल फॉर्म है ना, ये आपको याद ही करने होंगे, तो आप साथ साथ ना इसे लिखते ही चलो, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट 26th क्वेश्चन देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर अप्रोप्रिएट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑनलाइन टीचिंग। ऑनलाइन टीचिंग कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रचलित था, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। इवन अभी भी बहुत जगहों पे ऑनलाइन टीचिंग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। यहाँ पे क्या होता है, टीचर डज नॉट हेल्प इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, बहुत गलत है ये, ऐसा नहीं होता है। इवन टीचर का बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है। देयर इज़ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लर्नर इन इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। अब देखो यहाँ पे क्या लर्नर की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऐसा होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि द डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रक्शन इज ऑलवेज वर्बल, यानी जो इंस्ट्रक्शन की डिलीवरी होती है क्या वो हमेशा वर्बल होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कई बार टीचिंग एड्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, हो सकता है कभी PPTs का इस्तेमाल किया जा रहा है, कभी गूगल का इस्तेमाल किया जा रहा है, कभी कोई जैसे टेप रिकॉर्डर वगैरह हो गया उनका इस्तेमाल किया जा रहा है ऑनलाइन टीचिंग में। देर आर मोर चांसेस ऑफ सेल्फ लर्निंग के यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस बनते। अब देखो यहाँ पे ना एक चीज़ आपको चेक करना होगा कि यहाँ पे लिखा क्या है, अप्रोप्रिएट बहुत ज़्यादा सही क्या है, टीचर डज नॉट हेल्प ये बहुत गलत बात है। देर इज़ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ लर्नर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑनलाइन टीचिंग में ना थोड़ा सा जो लर्नर होता है, यानी जो लर्न कर रहा होता है, जो ग्रहण करता है शिक्षा को, उसे थोड़ा सा ना उसे ध्यान देके, फोकस होके, कॉन्सेंट्रेट होके सुनना चाहिए। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि द डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रक्शन इज ऑलवेज वर्बल, हमेशा बोल के ही समझाया जाता है, नहीं, कई बारी वीडियोस दिखाए जाते हैं, कई बारी कोई ऑडियो टेप चलाया जाता है, कई बारी PPTs का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट तो नहीं है। देर आर मोर चांसेस ऑफ सेल्फ लर्निंग। देखो सेल्फ लर्निंग का जो बात होता है ना वो बहुत हद तक सही होता है, ठीक है। यानी इसका सिंपल सा मतलब है कि आप वहाँ पे बैठ के ना खुद से भी बहुत ज़्यादा बातों को पढ़ सकते हो, ठीक है। ये बात भी बहुत हद तक ठीक है। यानी अभी तक जो हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट मिला है वो B और D मिला है, ठीक है। एक बारी इट इज़ रिजिड एंड नेचर, यानी बहुत ज़्यादा ना वो कठोर होता है, ऐसा नहीं होता है। अब देखो B वाला ऑप्शन हमारे पास 1 है और 2 है, लेकिन यहाँ पे जो ये E वाला ऑप्शन है ना वो हमारे ऑप्शन 1 को बहुत ज़्यादा गलत करा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही होगा, यानी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर B एंड D होगा। अब अगर क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ हम बढ़े तो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 27 का सिंपल सा मतलब है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, यानी कौन सा व्यक्तिगत निर्देशन, यानी आप व्यक्तिगत रूप से चीज़ों को समझाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा वो उससे बिलोंग करता है। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन,
कंप्यूटर असिस्ट इंस्ट्रक्शन, पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर ग्रुप इंस्ट्रक्शन। अब देखो यहाँ पे मैं बताती हूँ, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है अगर आप इंडिविजुअली इंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो सबसे पहले प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, यानी आपको प्रोग्रामिंग करनी ही होगी। उसके बाद जो बात हमारा आ जाता है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, यानी कंप्यूटर जो है वो असिस्ट करता है इंस्ट्रक्शन को, ये भी बात ठीक है। पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी आपको चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज करके देना होगा। ग्रुप इंस्ट्रक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, क्यों? क्योंकि हो सकता है वो चीज़ों को कंफ्यूज कर दे। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा ए, बी और सी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ एन इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट, यानी इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट की जो सबसे अच्छी साइन क्या है, वो क्या स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है, यानी बहुत ज़्यादा अनुशासन है, क्लासरूम में बहुत ज़्यादा साइलेंस है, या फिर इंगेजिंग स्टूडेंट्स इन मीनिंगफुल लर्निंग एक्टिविटीज़, या फिर स्टूडेंट्स को आपने बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल लर्निंग एक्टिविटीज़ में आपने इन्वॉल्व कर रखा है, जैसे डिस्कशन आप करवा रहे हो या फिर आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग करवा रहे हो, यानी क्लासेस में जो बातचीत कुछ चीज़ें दी गई है, जैसे कि अगर आप नाउन ही पढ़ा रहे हो तो नाउन पढ़ाने के क्रम में, या फिर हो सकता है नाउन जब आप बता रहे हो तो आप बता रहे हो कि देखो क्लासरूम में क्या क्या चीज़ें है, बेंच है तो बेंच भी क्या एक नाउन है, हाँ है। लाउड नॉइज इन क्लासरूम, या फिर क्लासरूम में बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रही है, वो नाउन है, सॉरी वो एक इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट का साइन है। तो यहाँ पे देखो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन का सिंपल सा मतलब होता है कि आपने बहुत ज़्यादा अनुशासन ऐसा बना रखा है, हो सकता है बच्चों को डर हो कि वो आपसे क्वेश्चन ही ना कर पाए। क्लासरूम में साइलेंस है, हो सकता है आप पढ़ा रहे हो, बच्चे उसकी प्रतिक्रिया ही नहीं दे पा रहे, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप पढ़ा क्या रहे हो। अगर आप नाउन ही पढ़ा रहे हो और वो वन वे टीचिंग हो रहा है, यानी आप सिर्फ और सिर्फ लेक्चर दे पा रहे हो, तो इसका ये मतलब है कि वो सिंपल सा ना एप्लीकेशन ही नहीं ढूंढ पा रहे कि नाउन जो है उनके आसपास ही है, बेंच है, फैन है, उनके फ्रेंड्स है, ब्लैक बोर्ड है। इंगेजिंग स्टूडेंट्स इन मीनिंगफुल लर्निंग एक्टिविटीज़, यानी आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग करवा रहे हो, यानी एक्सपीरियंस से उन्हें आप पढ़ा रहे हो कि देखो जो आपके पास बेंच है वो भी एक नाउन है, जो आपके बगल में आपकी फ्रेंड बैठी हुई है वो भी एक नाउन है। क्यों? क्योंकि वो एक नेम ऑफ पर्सन है। अगर आप खिड़की से बाहर किसी पौधे को देख रहे हो, पेड़ को देख रहे हो, वो भी एक नाउन है। तो जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। लाउड नॉइज है, या फिर इसका सिंपल सा मतलब होता है कि बच्चे जो है आपस में शोरगुल कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है। इन अ क्लासरूम द टीचर मस्ट डैश स्टूडेंट्स आस्क क्वेश्चन, यानी टीचर को क्या करना चाहिए? डिस्करेज करना चाहिए, यानी उन्हें हतोत्साहित करना चाहिए, यानी उन्हें मना करना चाहिए, उन्हें दंड देना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए यानी प्रोत्साहन देना चाहिए, नॉट अलाउ यानी उन्हें अलाउ ही नहीं करना चाहिए, उन्हें मना कर देना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछने के लिए इनकरेज करना चाहिए। इससे क्या होगा, जो स्टूडेंट का माइंड होता है ना वो एक क्यूरियस माइंड होगा, यानी नई नई बातें जानने के लिए उनका जो ब्रेन है वो कहीं ना कहीं तैयार होगा, जिससे वो सही सवाल की तरफ, सही जवाब की तरफ खुद को प्रेरित करेंगे और वो आगे बढ़ेंगे। कोलैबोरेटिव लर्निंग रेफर्स टू लर्निंग यानी सहयोगात्मक अधिगम, यानी सहयोग करके पढ़ने का क्या मतलब होता है? इन अ ग्रुप, इंडिविजुअल, इन अ पेयर या फिर बोथ 1 and 3। इन अ ग्रुप, अगर आप कोलैब कर रहे हो तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि आप ग्रुप में ही पढ़ोगे, एक दूसरे को आप हेल्प करके ही पढ़ोगे। इंडिविजुअल यहाँ पे कहीं हो ही नहीं सकता, अगर आप इंडिविजुअल लर्निंग कर रहे हो यानी वो कोलैबोरेटिव लर्निंग होगा ही नहीं, यानी 1 and 3 यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सबसे सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन, यानी समावेश का जो है वो सिद्धांत क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन यानी हम भेदभाव करें, या फिर एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी इंडिविजुअल डिफरेंस जो होता है, जैसे हो सकता है कि मुझे देख के पढ़ना यानी मुझे विजुअल लर्निंग जो है वो बहुत अच्छी लग सकती है, हो सकता है मेरे फ्रेंड को ऑडियो लर्निंग यानी सुन के पढ़ना उसे बहुत अच्छा लगता है, हो सकता है मेरे किसी फ्रेंड को ऑडियो विजुअल लर्निंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा, यानी वो देख और सुन के दोनों ही अच्छे से वो पढ़ता है। तो आपको इन तीनों के जो इंडिविजुअल लर्निंग, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ना, उन्हें आपको एक्सेप्ट करना होगा। स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन यानी आप इंस्ट्रक्शन का ना एक आपने मान कर दिया, यानी एक उससे स्टैंडर्ड दे दिया। सेग्रीगेशन यानी आप अलग अलग कर रहे हो। तो जो सबसे सूटेबल आंसर होगा ना वो होगा एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस।
अब देखो, जो गवर्नमेंट स्टैब्लिश्ड दी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है यानी यूजीसी जो है, वो कब स्टैब्लिश हुआ था? 1956 में। ठीक है। अ क्रिएटिव टीचर इज वन, कौन है? टैलेंटेड इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, हाईली इंटेलिजेंट, केपेबल ऑफ स्कोरिंग कंसिस्टेंट गुड मार्क्स इन टेस्ट, या फिर गुड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। सॉरी, अ क्रिएटिव लर्नर। क्रिएटिव लर्नर कौन है? क्रिएटिव लर्नर क्या वो है जो कि ड्राइंग वगैरह बहुत अच्छे से करता है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है यानी हर क्वेश्चन का उसको आंसर पता है, या फिर केपेबल है कि हर टेस्ट में वो सही मार्क्स, अच्छे मार्क्स ला रहा है, या फिर गुड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो देखो, अच्छा या फिर क्रिएटिव लर्नर वही होता है जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता रखता है, यानी प्रॉब्लम को वो एज अ प्रॉब्लम नहीं, वो उसको एज अ क्वेश्चन देखता है कि किस तरीके से मैं उसे सॉल्व करूं। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर ड्राइंग और पेंटिंग में अच्छे हो तो आपके पास हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई आप सल्यूशन होगा, या फिर हर प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे। हाईली इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा आप इंटेलिजेंट हो तो भी ज़रूरी नहीं है कि आप क्रिएटिव लर्नर हो सकते हो। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। वाइल राइटिंग ऑन वाइट बोर्ड, आप कोई भी कलर से लिख सकते हो। ग्रीन बोर्ड में आप सिर्फ और सिर्फ वाइट चॉक से लिखोगे। देखो, ये दोनों ही बातें गलत है। अगर वाइट बोर्ड है ना तो आपको कोई ना कोई डार्क कलर ही चूज करना होगा। अगर ग्रीन बोर्ड है ना तो वहाँ पे आप, अगर ग्रीन बोर्ड मोस्टली जो होता है ना वो मार्कर के लिए होता है, तो हो सकता है आपको मार्कर ही यूज करना हो, वहाँ पे वाइट बोर्ड काम ही नहीं करेगा। तो नीदर 1 नॉर 2 इज करेक्ट। ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है कि इफेक्टिव क्लासरूम में क्या होना चाहिए। स्टूडेंट्स कंप्लीट विद देयर पीयर टू स्कोर हायर मार्क्स, यानी उन्हें compete करना चाहिए, यानी कंपटीशन करना चाहिए। द टीचर जस्ट लेक्चर्स, यानी टीचर को सिर्फ और सिर्फ लेक्चर देना चाहिए और उन्हें स्टूडेंट्स को एंटरटेन नहीं करना चाहिए अगर वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। टीचर जो है इनकरेज करे पीयर डिस्कशन, यानी बच्चे जो आपस में बात करें उससे वो डिस्कस करने के लिए वो इनकरेज करे। या फिर द स्टूडेंट्स पैसिवली फॉलो द डायरेक्शन ऑफ द टीचर, यानी स्टूडेंट जो है वो पैसिवली बिना कुछ क्वेश्चन किए टीचर का जो डायरेक्शन है उससे फॉलो अप करे। अब देखो, यहाँ पे ना आप बात समझो, अगर इफेक्टिव क्लासरूम होगा ना तो टीचर हमेशा इनकरेज करेगा डिस्कशन को, यानी वो टॉपिक देगा और बोलेगा स्टूडेंट्स को कि आप इस पर डिस्कस करो, अपने अपने इनपुट्स दो, और उन इनपुट्स को ही ना और प्रभावशाली बना के टीचर जो है वो अपने आउटपुट देगा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट अगर अपनी ही पीयर से वो अगर compete करेंगे फॉर हायर स्कोरिंग, हायर मार्क्स, या फिर वो स्कोर करने के लिए, तो सिंपल सा मतलब होगा ना कि स्टूडेंट के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ मार्क्स ओरिएंटेड क्वेश्चन आएंगे कि हमें मार्क्स ही लाना है। वो डिस्कशन को या फिर नॉलेज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। अगर टीचर सिर्फ लेक्चर देगा और स्टूडेंट्स के क्वेश्चन को एंटरटेन नहीं करेगा तो स्टूडेंट कभी क्यूरियस ही नहीं होंगे, उनके पास नए नए सवाल ही नहीं आएंगे। और स्टूडेंट अगर पैसिवली फॉलो करेगा टीचर को तो इसका सिंपल सा मतलब है कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट डरा हुआ है, उसे फ्रीडम नहीं मिल रखी है क्वेश्चन पूछने की। इसीलिए इफेक्टिव क्लासरूम का सिंपल सा मतलब होता है कि वो इनकरेज करे पीयर्स के डिस्कशन को। ठीक है। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 36 देखें तो बेस्ट एजुकेशनल प्रोग्राम कौन सा है जो नीड ऑफ स्टूडेंट हो, क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर्स हो, एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट हो, या फिर इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हो। अब देखो, यहाँ पे क्या है ना कि आपको चेक करना होगा कि सूटेबल क्या है। तो सूटेबल के लिए नीड ऑफ स्टूडेंट ऑब्वियसली होना चाहिए। इसके बाद क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर, टीचर्स की जो क्वालिफिकेशन है वो मैटर करती है या नहीं करती है? बिल्कुल करती है। एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट की जो क्षमता है वो कितनी ज़्यादा है ये भी मैटर करता है। इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट है वो कितना ज़्यादा है। देखो, ये चारों ही सही है, लेकिन इसमें से बेस्ट क्या है? तो हमेशा जो टीचिंग होनी चाहिए ना वो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ओरिएंटेड रहेगी, तभी जाके स्टूडेंट इसका बहुत ज़्यादा लाभ उठा पाएंगे। तो हमें स्टूडेंट की नीड को चेक करना होगा, स्टूडेंट की एबिलिटी क्या है वो हमें चेक करना होगा, स्टूडेंट का इंटरेस्ट क्या है वो हमें चेक करना होगा। यानी 36 का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। अब देखो, ओरल एक्सप्रेशन कैन बी फैसिलिटेटेड विद द हेल्प ऑफ, ओरल एक्सप्रेशन जो है वो किससे सबसे ज़्यादा फैसिलिटेट होगा? क्या लेक्चर मेथड से, डिस्कशन मेथड से, सेमिनार मेथड से, या लैबोरेटरी मेथड से, या फिर फील्ड विजिट से? अब यहाँ पे देखो 37 का जो चारों पांचों ऑप्शन है ये सारा ही जो कहीं ना कहीं हमारे ओरल एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन बेस्ट कौन सा है?
तो बेस्ट जो है ना वो कहीं ना कहीं हमारा जो डिस्कशन मेथड है, डिस्कशन मेथड से हमारे जो ओरल एक्सप्रेशन है ना वो बहुत ज़्यादा फैसिलिएट होंगी। इसका क्या मतलब है कि हमें और भी ना नए नए इनपुट्स मिलेंगे। सेमिनार मेथड में भी सेम होता है, जब हम सेमिनार देते हैं या किसी की सेमिनार सुनते हैं, वहाँ पे जब हम डिस्कशन करते हैं तो हमारे जो बोलने का तरीका होता है, हमारे जो एक्सप्रेस करने का तरीका होता है, उसमें बहुत अच्छे लेवल पे चेंजेस आते हैं। हम बहुत अच्छे अच्छे इनपुट्स देखते हैं, हम रिसर्च करते हैं कि किसी भी टॉपिक पे अगर हमें रिसर्च करना है तो उसे किस तरीके से करना है। ठीक है, अब यहाँ पे द इन्फ्लिबिट इज सिचुएटेड एट, अब देखो इन्फ्लिबिट नेट का क्या मतलब होता है ना, यहाँ पे लाइब्रेरी या फिर सूचना से रिलेटेड जो रिसोर्सेज वगैरह हैं वो अवेलेबल रहते हैं। तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये दिल्ली में सिचुएटेड है। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 39 को हम देखें तो सेल्फ रेगुलेशन जो होता है लर्नर का वो क्या रेफर करता है, क्रिएटिंग रेगुलेशन फॉर देमसेल्फ, सेल्फ डिफेंस, मॉनिटरिंग देयर ओन लर्निंग, या फिर सेल्फ डिसिप्लिन। यानी सेल्फ रेगुलेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि आप अपने खुद के लर्निंग को मॉनिटर करो। ठीक है, यहाँ तक बातचीत। अब देखो, अरेंज द फॉलोइंग टीचिंग प्रोसेस इन द प्रॉपर सीक्वेंस, यानी आपको टीचिंग प्रोसेस को ना सही सीक्वेंस में लगाना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, रिलेटिंग द प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू द प्रीवियस नॉलेज, इवैल्यूएशन, रीटीचिंग, लिसनिंग ऑब्जेक्ट्स, प्रेजेंटिंग ऑफ लर्निंग मटेरियल। देखो अगर इसमें कोई भी बात समझ में ना आए ना तो या फिर तो आप सबसे पहला ऑप्शन ढूंढो कि सबसे पहला ऑप्शन जो सूटेबल होगा वो क्या होगा। तो आप सबसे पहले जैसे ही क्लास में जाओगे ना तो आप लर्निंग मटेरियल को आप सबसे पहले प्रेजेंट करोगे कि हाँ आपके पास क्या है। ठीक है, कि आप कौन कौन से मटेरियल लेके आए हो। उसके बाद जो आप काम करोगे आप देखोगे कि क्या प्रेजेंट इंफॉर्मेशन जो आप दे रहे हो वो प्रीवियस नॉलेज से रिलेट कर पा रहा है। उसके बाद फिर आप चेक करोगे कि क्या आपके पास जो लर्निंग मटेरियल है वो सही है। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन नंबर ई है, यानी यहाँ पे ना हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो कि मैं पहले प्रेजेंट करूँ या फिर ऑब्जेक्टिव्स को लिस्टिंग करूं या फिर रिलेट करूं प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन को। तो इस तरीके से ना कंफ्यूजन को बचने के लिए आपको करना क्या है, जैसे कि अभी देखिए अभी तुरंत ही कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था कि आपको प्रेजेंट करना चाहिए या ऑब्जेक्टिव्स को लिस्ट करना चाहिए। तो इस तरीके के कंफ्यूजन से बचने के लिए ना आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि आप अगर क्लास में जाओगे तो क्लास में जाते ही क्या आप प्रेजेंट करोगे अपने लर्निंग मटेरियल को या ऑब्जेक्टिव्स को आप लिस्ट करोगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो सूटेबल क्या होगा, सूटेबल होगा कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को ना लिस्ट करो। उसके बाद आप चेक करो कि आप प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन को प्रीवियस नॉलेज से आप रिलेट करवा पा रहे हो या फिर नहीं। उसके बाद अपने लर्निंग मटेरियल को आप एक्सप्रेस करो। ठीक है, यानी वहाँ पे प्रेजेंट करो, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा हमारा डी। उसके बाद फिर हम प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे, फिर हम लर्निंग मटेरियल को चेक करेंगे और उसके बाद फिर हम इवैल्यूएट करेंगे कि इतना जो हमने पढ़ाया क्या वो सही था। अगर सही था तो फिर ठीक है, और उसके बाद फिर हमारा आएगा रीटीचिंग, यानी हम फिर से पढ़ाएंगे। यानी सबसे सूटेबल ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 3। अब हमारा क्या है 41 की डिसलेक्सिया जो है वो कौन से डिसऑर्डर से रिलेटेड है। तो देखो डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, ये सारे ना डिसऑर्डर होते हैं जो डिफरेंट स्किल्स से एसोसिएट होते हैं। जैसे डिसलेक्सिया अगर किसी स्टूडेंट को होगा तो उसे पढ़ने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आएगी। अगर डिस्ग्राफिया किसी को होगा तो उसकी राइटिंग में इशू आएगा। अगर किसी को डिस्कैल्कुलिया होगा तो उसे मैथ्स के कैलकुलेशन में इशूज़ आएंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 42 आप देखो कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स उन्हें क्या करना चाहिए, बी गिवन ओनली वोकेशनल ट्रेनिंग, यानी आप वोकेशनली ही उन्हें सिर्फ पढ़ाओ। नॉट टू बी गिवन एडुकेशन, यानी आप उन्हें एडुकेशन ही मत दो। बी एडमिटेड इन सेपरेट इंस्टीट्यूशन, उनके लिए अलग से इंस्टीट्यूशन बनाइए। बी इंक्लूडेड इन रेगुलर स्कूल विद स्पेशल प्रोविजन। अब देखो ये जो 3 ऑप्शन है ना, ये आपको पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा कि गलत है। वोकेशनल ट्रेनिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर आप उन्हें थ्योरेटिकल बातें बताओगे नहीं तो वोकेशनल ट्रेनिंग उनके किस काम की होगी, यानी स्किल वगैरह आप सिखाओगे तो वो किस काम का होगा। उन्हें एडुकेशन ही नहीं देना, ये तो बहुत ही गलत बात है। उन्हें सेपरेट इंस्टीट्यूशन में यानी अलग से उनसे भेदभाव करके उनसे बात करना, ये भी बहुत गलत है।
जो सबसे सूटेबल है उन्हें रेगुलर स्कूल में एडमिट कीजिए और साथ ही में कुछ स्पेशल प्रोविजन दीजिए, ठीक है। एज पर NEP 2020 FLN जो है वो क्या स्टैंड करता है, तो एज पर NEP फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इससे आपको याद ही करना होगा। NEP 2020 जब आया था यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो उसमें जो ये फुल फॉर्म दी हुई है FLP की यानी फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी, ठीक है, यानी FLN की, इससे आपको याद ही करना होगा। क्वेश्चन नंबर 44 हमारा क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट इम्पॉर्टेंट इन थिंकिंग, सोचने में सबसे ज़्यादा जो कम हमारा यूज होता है क्या, तर्क, मेमोरी यानी स्मृति, रिकॉलिंग, फिर से हमें याद करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। अब देखो अगर हम सोच रहे हैं और हमें तर्क ही याद नहीं आ रहा तो क्या मतलब है, अगर हमारी स्मृति ही नहीं है, हमारी मेमोरी ही नहीं है, तो फिर हमें क्या समझ आएगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, हम प्रॉब्लम ही भूल गए, उसे ही आइडेंटिफाई हम नहीं कर पा रहे, तो क्या समझ है। तो जो सबसे कम यूज होता है कहीं ना कहीं रिकॉलिंग यानी पुनः स्मरण, ये जो है इसका काम जो है वो बहुत लीस्ट होता है। अगर क्वेश्चन नंबर 45 को आप देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर टीचिंग स्किल, यानी टीचिंग स्किल में सबसे ज़्यादा जो हमारा स्किल है वो कौन सा मैटर करता है, क्वेश्चनिंग, गिविंग पनिशमेंट, इंट्रोड्यूसिंग लेसन या स्टिमुलस वेरिएशन। स्टिमुलस वेरिएशन का सिंपल सा मतलब होता है कि आप उसे स्टिमुलस दे रहे हैं, आप उसे क्वेश्चन दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उसे बढ़ावा दे रहे हैं। तो जो स्टिमुलस वेरिएशन है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टीचिंग स्किल में से एक है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है उसे तो हम अलग कर लेंगे कि वो रहेगा ही रहेगा। अब देखो गिविंग पनिशमेंट ये होना ही नहीं चाहिए, आप पनिश करके स्टूडेंट को नहीं पढ़ा सकते हो, यानी जिसमें भी है वो ऑप्शन हमारा ऑलरेडी कट गया। अब बचा क्या, क्वेश्चनिंग यानी आप क्वेश्चन कर रहे हो, यस। लेसन को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, यस, यानी A, C और D वाला जो ऑप्शन है वो सबसे सही है। अब देखो, अ डॉक्टर स्टडीज द रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ 2 ड्रग्स ऑफ डेंगू फीवर, दिस रिसर्च इज क्लासिफाइड। अगर कोई डॉक्टर 2 ड्रग पढ़ रहा है, उसके रिगार्डिंग रिसर्च कर रहा है जो कि डेंगू से रिलेटेड है, इसका ये मतलब है कि वो एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहा है, यानी एक्सपेरिमेंट करके कर रहा है। अब देखो, a physical education teacher wants student to improve his or her fielding skills in the game of cricket. Which one of the following strategies of the teacher would be best help दी स्टूडेंट टू अचीव दी गोल, यानी फिजिकल एजुकेशन टीचर अगर किसी स्टूडेंट की स्किल्स को इन्हांस करना चाहता है गेम में, तो उसे कौन सा स्किल अपनाना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ फील्डिंग, यानी फील्डिंग के रिगार्डिंग वो बताए। एक्सप्लेनिंग द लॉजिक बिहाइंड गुड फील्डिंग, यानी गुड फील्डिंग के रिगार्डिंग वो बताए। आस्किंग स्टूडेंट टू रीड बुक, वो बुक रीड करने के रिगार्डिंग बताए। या फिर डेमोन्स्ट्रेटिंग दी फील्डिंग बाय दी टीचर, यानी डेमोन्स्ट्रेट करके बताए। तो यहाँ पे जो सबसे अच्छी स्किल होगी ना वो डेमोन्स्ट्रेशन की होगी, यानी डेमोन्स्ट्रेट करके अगर कोई भी टीचर बताएगा तो वो सबसे अच्छा होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 48 क्या है कि यहाँ पे पैसिव एजेंसी सोशलाइजेशन की क्या होते हैं, यानी सोशलाइज तो आप कर रहे हो लेकिन पैसिवली आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हो। फैमिली में बिल्कुल आप एक्टिव रहते ही रहते हो। इको क्लब, किसी भी तरीके का कोई भी क्लब होता है वहाँ पे हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, यानी 2 वे हमारी बातचीत चलती ही चलती है। लेकिन पब्लिक लाइब्रेरी जो होती है ना वहाँ पे पैसिव होती है, यानी हम शांति से सिर्फ और सिर्फ पढ़ रहे होते हैं। हाउ टीचर्स डील विद स्टूडेंट्स हु आर नॉट अटेंटिव इन दी क्लासरूम, अगर क्लासरूम में आप अटेंटिव नहीं हो तो आप उन्हें बहुत सारा क्लास वर्क दोगे, आप उन्हें पनिशमेंट दोगे, आस्किंग देम टू गो आउट फ्रॉम दी क्लास, या फिर उनसे बात करके उनके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे। अब देखो बहुत ज़्यादा अगर क्लास वर्क दे दोगे तो वो हो सकता है वहाँ पे वो गुस्सा हो जाए या फिर वो एक्टिव ना रहें क्लासरूम में पार्टिसिपेट करने के लिए। पनिशमेंट तो हमें टीचिंग में देना ही नहीं है, ये जब भी आपको ऑप्शन दिखेगा ना आपको सबसे पहले कट कर देना है। आप उन्हें अगर क्लास से बाहर भेज दोगे तो हो सकता है उन्हें डिस्क्रिमिनेशन लगे, यानी भेदभाव लगे। तो सबसे बढ़िया उपाय क्या है कि आप स्टूडेंट से बात कीजिए और उनकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी ट्रीटेड एज, अगर इंडिविजुअल डिफरेंस है तो वो किस तरीके से
वो ट्रीट होना चाहिए। अ हिंड्रेंस टू द प्रोसेस ऑफ द लर्निंग, यानी सीखने की प्रक्रिया में हमें बाधा लानी चाहिए, या फिर इंपॉर्टेंस फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की जो इंपॉर्टेंस है उसे हमें प्लान करना चाहिए। अ फेल्योर ऑन द पार्ट ऑफ टीचर, ये एक फेल्योर है, यानी इंडिविजुअल डिफरेंस अगर आप देख रहे हो तो वो कहीं ना कहीं फेल्योर है। क्राइटेरिया फॉर मेकिंग एबिलिटी बेस्ड ग्रुप्स, यानी आप क्राइटेरिया बनाओ कि आपको एबिलिटी बेस्ड ग्रुप ही बनाने, ऐसा कुछ नहीं आपको करना है। यानी अगर इंडिविजुअल डिफरेंस तो होगा ही, अगर 3 लोग हैं तो उनकी सीखने की जो प्रक्रिया होगी, प्रोसेस होगा, वो तो अलग अलग होगा ही, तो सीखने में तो कभी वो बाधा बनेगी ही नहीं। तो सबसे अच्छा बात है, सबसे अच्छा उपाय है कि आप प्लान करो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, ठीक है। सो दिस विल बी ऑल द क्वेश्चन फॉर टीचिंग एप्टीट्यूड ऑफ RI B.Ed। डेली बाइट्स के बहुत से मीटअप सेमिनार होते हैं जहां पे आप RI B.Ed से यानी टीचर एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड आप अभिलाष सर से खुद चर्चा कर सकते हो और जितनी भी जानकारी है बहुत इजीली आप एक्सेस कर सकते हो। जिसकी लिंक, जिसके बारे में जानकारी, यानी कब वेबिनार मीट होता है, कब मीटअप होता है, उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, टीचर एजुकेशन रिसोर्स, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में भी पिन कर दूंगी। इसके अलावा टीचर एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड और भी कोर्स को एक्सेस करने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो या फिर हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा मैंने लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के क्वेश्चन और रीजनिंग एबिलिटी के भी क्वेश्चन को डिस्कस किया है, जो कि PYQ 2023 के हैं, जो कि आपको सेम प्लेलिस्ट में मिलेगा NCERT RI B.Ed 2024 वाले में। इसके अलावा RI B.Ed के लिए अगर कंप्लीट रिसोर्स मटेरियल चाहते हो तो आप डेली बाइट्स का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, जहां पे 50% ऑफ के डिस्काउंट के साथ आपको कंप्लीट रिसोर्स मटेरियल मिल जाएगा, जहां से आप RI B.Ed 2024 के लिए प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट, सब्जेक्ट वाइज लेक्चर सीरीज, मॉक टेस्ट और लेक्चर सीरीज आपको दोनों ही सेम प्राइस में मिलेगी। और इस पूरे कोर्स की डिजाइनिंग हमारे क्वालिफाइड फैकल्टीज ने कर रखा है। दिस विल बी ऑल फॉर दिस लेसन। हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। डू सब्सक्राइब डेली बाइट्स। थैंक यू सो मच।